हाँ, तो आज ये अपना बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 पार्ट अपने इसके बनाए और 2 ही पार्ट इसके मैप के बनेंगे। जैसा कि मैं एक पार्ट अपलोड कर दिया, उसके बाद में आप मॉर्निंग में आज आपको इसका मैप का क्लास हो गई थी, और अब ये जिसका सेकंड पार्ट है जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, और इसके बाद में भी जो इससे मैप जो बनेंगे वो और मिल जाएंगे। ठीक है, और मैप की फिर ध्यान सुनना, एक तो जो मैप नाम की प्लेलिस्ट है उसमें की भी आपको सारे मैप मिल जाएंगे, और दूसरी बात अलग से ये जो मैप है आपके जो प्लेलिस्ट है इसकी ज्योग्राफी की उसमें मिल जाएंगे। तो दोनों जगह भी जाके आप आराम से देख सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि क्लास के साथ मैप को भी प्रैक्टिस करना, 8-10 खाली मैप ले आओ और प्रैक्टिस करो, वो मैंने आपको बता चुका। आज अपन अधात्विक खनिज स्टार्ट करेंगे, या नॉन मेटलिक मिनरल्स है, क्योंकि धात्विक खनिज आयरन ये सब अपन पढ़ चुके, मिनरल्स आयरन पढ़ चुके, मैंगनीज पढ़ चुके, कॉपर तांबा ये सब पढ़ चुके। आज अपन बात करेंगे अधात्विक खनिज यानी कि नॉन मेटलिक मिनरल्स, और उसमें भी फर्स्ट पढ़ेंगे अभ्रक यानी कि माइका, और सेकंड पढ़ेंगे अपन ऊर्जा संसाधन। तो इसके अंदर तो मेन अधात्विक अभ्रक लेते हैं। पहले अभ्रक का उपयोग, सबसे पहले देखो डायरेक्ट मैंने अभ्रक नहीं लिखा है, पहले अभ्रक के बारे में भी लिखना है, यानी जो माइका है इसका यूज़ क्या है। एग्जाम में 1 मार्क्स में ऐसा भी आते हैं। तो अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। माइका इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, इनमें मेनली अभ्रक का यूज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1 मार्क्स में सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से आएगा कि अभ्रक का यूज क्या है, अभ्रक कहाँ यूज में आता है, किस जगह उपयोग में किया जाता है। दूसरी बात, इसे पतली चादर होते हैं ना, पतली बिल्कुल चादर, पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा ऐसा मान लो कि बहुत पतला बनाया जा सकता है, लंबे तारों की तरह पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है, जो काफ़ी सख्त और सुना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल टेम्पररी होते हैं, वो काफ़ी सख्त और सुनम्य भी होते हैं। इजीली उसको मोड़ा भी जा सकता है, सुनम्य मतलब मोड़ा भी जा सकता है। तो इट कैन बी डिकम्पोज इनटू थिन शीट विद वेरी हार्ड एंड मैलेबल। ठीक है, और फिर बात आती है कि भारत में अभ्रक कहाँ मिलता है। तो भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड में हजारीबाग पठार जो वहाँ की जगह है। दूसरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान की बात करें, जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के बीच में, जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर, इनमें पाया जाता है मेनली अभ्रक। बेहद आसान है ना भाई। मेन चीज़ क्या है, अभ्रक का यूज़ क्या है। दूसरा, अभ्रक पाया कहाँ जाता है, तो वो पाया जाता है आपके मेनली फाउंड इन झारखंड, जिसमें हजारीबाग पठार है। झारखंड में फिक्स जगह, जैसे राजस्थान के अंदर भी जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर है ना। वैसे तो आपको 33 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उनमें से जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर में मिलते हैं। तो वैसे भी झारखंड में मुख्यतः हजारीबाग में मिलते हैं, तो वो वाली चीज़ है। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान की अपन बात करें, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये बेसिकली मेनली जो अभ्रक यहाँ पर मिलता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स तैयार। अब बात आती ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं। तो 1 मार्क्स तो यहीं तैयार हो गए। पहली बात तो ये कि ऊर्जा संसाधन की डेफिनेशन पूछे मैंने मार्क्स में, तो आपको ये लिखना है कि वे सभी जैविक, यानी कि इसको अपन बोलेंगे ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों ही तरह के आते हैं इसमें, जैविक और अजैविक, यानी कि वे सभी जैविक और अजैविक पदार्थ जिनका उपयोग से ऊर्जा मिले, हमें ऊर्जा प्राप्त हो, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ये तो 1 मार्क्स की डेफिनेशन हो गई। ऑल दोज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सेज। फिर क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ से कि एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। जो ऊर्जा संसाधन है वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक परंपरागत, यानी कि एक तो हो गया आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, सेकंड है गैर परंपरागत, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये याद होगी कि ऊर्जा संसाधन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में कौन आते हैं, कोयला है, खनिज है और प्राकृतिक गैस है, तेल है, ये सब आ जाते हैं। यानी कि वे ऊर्जा संसाधन जो प्राचीन काल से, परंपरागत मतलब जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, बहुत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, बहुत, जैसे कोयला आप जानते हो, खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब अपन जानते हैं। लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, ये भी मॉडर्न अभी चले हैं, ये अभी चले हैं। गैर परंपरागत ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें मानव ने आधुनिक, यानी अभी एट मॉडर्न टाइम एरा के अंदर आधुनिक युग से ही काम लेना शुरू किया है। लाइक सौर ऊर्जा है, भूताप की ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, ये अपने दादा परदादाओं ने नहीं यूज़ करी है इनको, ये अभी यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ तो ये मॉडर्न हो गया, गैर परंपरागत में आ गया, नॉन कन्वेंशनल के अंदर आ गया। तो यानी कि इस पर बात कर ली थी, सच एनर्जी रिसोर्सेज विच ह्यूमंस हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम द मॉडर्न एरा, लाइक सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल या टिडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, ये सब अभी एट प्रेजेंट हमने चलाई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार हो गया, शानदार। पहले डेफिनेशन दे दो और 2 प्रकार, दोनों प्रकारों के नाम प्लस उनके एग्जाम्पल, बस। अब एक एक उठाएंगे हालांकि, लेकिन अभी छोटा सा क्वेश्चन तैयार हो गया। पहले बात करते हैं, अपन ने अभी बात की थी कि परंपरागत में कोयला आता है।
कोयला सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा कोयला, ठीक है। यहाँ ट्रेडिशनल की जगह आप कन्वेंशनल भी लिख सकते हो, कन्वेंशियल, जो मैंने अभी लिखा था पीछे, ये देखो, ये बात एक ही है, ठीक है। कन्वेंशियल की स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना, हाँ TIONL, हाँ TION। तो ये भी अपन देख सकते हैं कन्वेंशियल के अंदर, यानी कि परंपरागत के अंदर सबसे मेन है कोयला। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कोल, बस इतना सा लिखाएगा कि कोयले के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, कंप्लीट डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए, क्योंकि भारत का सबसे इंपॉर्टेंट इसको अपन मान सकते हैं, इंडिया का। और बेसिकली मैं एक छोटी बात और बताऊंगा, बड़ी ध्यान से समझनी है आपको, कि कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, बिल्कुल, जिसका उपयोग मुख्यतः प्रयोग है वो ताप विद्युत उत्पादन में, और लोहे एस के प्रगलन को गलाने के लिए, लोहे जो होता है, आयरन और जो होता है, उसको गलाने के लिए यूज किया जाता है। तो कोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच इज मेनली यूज्ड फॉर थर्मल पावर जनरेशन एंड आयरन और स्मेल्टिंग। एक तो ये हो गया। सेकंड, कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भी कालों, भारत की बात कर रहे हैं अपन, बेसिकली जो कोयला जो होता है वो दो उसके काल हैं, दो टाइम पीरियड हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। दो भूगर्भी कालों की शिल्प क्रमों से पाया जाता है, जिनके नाम है गोंडवाना और टर्शियरी। एक छोटी सी बात बता दूं पहले ही, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है आपके लिए। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, यानी कोयले का वितरण। कोयले का बेसिकली दो तरह से वितरण किया जाता है, एक तो गोंडवाना सिस्टम है और एक टर्शियरी सिस्टम है। ये दो तरह के सिस्टम होता है। भारत का मोस्टली जो टोटल रिजर्व है, यानी जो कुल हमारे पास में कोयला है, कुल कोयला जो है उसका 98% कोयला जितना भी है ना, वो हमारे गोंडवाना का ही है, गोंडवाना का ही है, गोंडवाना सिस्टम का ही है। और 99% जो प्रोडक्शन हम करते हैं, जो उत्पादन हम करते हैं, वो भी हमारा गोंडवाना सिस्टम, मतलब ऐसा मान लीजिए लगभग हमारा यही कोयला है, गोंडवाना लैंड का ही है। गोंडवाना लैंड की बात की जाए, और दूसरा टर्शियरी सिस्टम, और दूसरी बात गोंडवाना लैंड का बेस्ट क्वालिटी का होता है कोयला, ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ मॉइस्चर होता है, इनमें मॉइस्चर नहीं होती, फिर फ्री ऑफ मॉइस्चर होता है, इसलिए इसको बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है जो इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। और ये चीज़ होगी। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस मेनली इसके अंदर आते हैं, जो आपको पता है भरपूर इंडिया के अंदर होते हैं। और फिर बात करते हैं टर्शियरी सिस्टम की, तो ये बेसिकली इसकी ये कुकिंग क्वालिटी के लिए बेस्ट है, ये वाला। और ये अपने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, असम है, इनमें बेसिकली पाया जाता है, जो भी अपन आगे बात कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना, कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दो सिस्टम के आधार पर किया जाता है, जो भी अपन पढ़ रहे हैं। ये जो अपने देखा थ्योरी में, कि गोंडवाना और टर्शियरी निक्षेप कोयला बेसिकली दो तरह से बांटा गया है। और भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग बिटुमिनस, और हमारे जो है ना बिटुमिनस, एंथ्रासाइट भी हमारे कोयला होता है, लेकिन बिटुमिनस ज़्यादा, हमारे 80% कोयला बिटुमिनस ही होता है, बाकी 20% एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, पीट है, वो हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो कोल इज मेनली फाउंड इन रॉक सीक्वेंसेस ऑफ 2 जियोलॉजिकल पीरियड, नेमली गोंडवाना एंड टर्शियरी डिपॉजिट्स, और अबाउट 80% ऑफ कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया आर बिटुमिनस टाइप। वेरी इजी। फिर बात करते हैं, सारा मैंने पॉइंट बनाए बहुत ही शानदार परफेक्टली कोयले पे, और फिर कोयले का मैप भी समझाऊंगा, लेकिन मैप आपको जस्ट इस क्लास के बाद में मिल जाएगा, मैप की क्लास तो अलग से होगी। तो इस कोयले को मैप में कैसे दिखाना है वो आपको मैं बता दूंगा मैप में। फिर भी आप रफली ऐसे इंडिया का मैप बना के ऐसा दिखाना चाहते हो, दिखा सकते हो कोयले को, ठीक है। वो मैं बता दिया, नोट्स के साथ में ही लिखना, छोटे छोटे नोट्स जब भी बनाओ तो नोट्स में छोटे छोटे मैप बना दिया करो इस तरीके से, ठीक है। इस साइड में रफ, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती कि प्रॉपर बने, कुछ ठीक ठाक भी अगर आपको बन गया ना, पूरे मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छा रहता है। 3-4 नाम भी लिख दिए मैप में तो अलग हो जाओगे आप उस भीड़ से, क्योंकि हर कोई मैप का यूज़ नहीं करता। तो कोयले से संबंध अन्य नदी, अगर नदी घाटियाँ पूछे कौन कौन सी ऐसी रिवर वैली है, और या फिर ऐसा मान रिवर बेसिन्स है, तो वो है हमारे यहाँ गोदावरी, महानदी और सोन। ये हैं कोयले से जुड़ी हुई, मतलब ऐसा मान लीजिए इनके पास में कोयला है, ये मान सकते इसके आसपास के एरिया में। तो अदर रिवर्स बेसिन एसोसिएटेड विद कोल आर गोदावरी, महानदी एंड सोन। अगला, गोंडवाना कोयले के प्रमुख, अगर अपन बात करें गोंडवाना और टर्शियरी की, दोनों की स्टेट की, कि कौन से स्टेट में तो टर्शियरी कोयला मिलता है और कौन से स्टेट या राज्यों में गोंडवाना कोयला मिलता है। तो गोंडवाना बेसिकली वेस्ट बंगाल, झारखंड में भी कौन सा, रानीगंज, झरिया और बोकारो, ये 3 जगह जरूर याद रखना। उड़ीसा में तलचर और रामपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा और बांदेर, और आंध्र प्रदेश में इन सब जगह तो मिलता है अपने को गोंडवाना कोल मिलता है, ठीक है। बात करते हैं टर्शियरी की, तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश में माकुम और जयपुर, ये जयपुर राजस्थान वाला जयपुर नहीं है, ये जयपुर अलग है। और मेघालय जो कि ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और मेघालय में दारानगरी और चेरापूंजी और नागालैंड, इनमें टर्शियरी कोयला मिलता है, ईजी है। फिर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है वो
भूरा कोयला जिसको अपन लिग्नाइट ही बोलते हैं, लिग्नाइट कोयला जो होता है भूरा कोयला होता है, तो भूरा कोयला बोल दो चाहे लिग्नाइट बोल दो। ये तमिलनाडु के जो तटीय भाग को, जो कोस्टल एरिया है, मतलब समुद्र के पास वाला सीज वाला इलाका, उसके पांडिचेरी, गुजरात, और एक तो तमिलनाडु के तटीय भागों में मिलता है कोमा, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर में ये जो बेसिकली भूरा कोयला पाया जाता है, यानी ब्राउन कोल इज, या फिर लिग्नाइट बोल दो इसको। ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने पॉइंट अपने कोल पे बनाए? सबसे पहले कोल की अपने यूज़ बताया, फिर 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट में शानदार कोयले को समझा। इसको भी कहीं साइड में लिख लेना, ये भी आपके काम आएगा। नंबर सेकंड की बात करें कोयले के बाद में पेट्रोलियम। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, पता चल गया आपने, अपन पढ़ रहे हैं ऊर्जा संसाधन, ठीक है, उसमें परंपरागत पढ़ रहे हैं, कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं, उसमें नंबर 1 कोयला पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं अपन पेट्रोलियम। अब ये मैंने मैप बनाया, जैसे ऐसा साइड में आप मैप बना सकते हो, ऐसा ही मैप पूरा नहीं बनाया क्योंकि जरूरत नहीं ना, मुझे गुजरात दिखाना था, ये गुजरात है, और ये मुझे दिखाना था असम, ठीक है, क्योंकि असम के डिगबोई वगैरह 2-3 जगह में आपको पता है पेट्रोल मिलता है। तो पेट्रोलियम, ये पहली बात तो ये कि पेट्रोलियम का यूज़ क्या है, तो ये मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए, ऊर्जा के लिए अनिवार्य स्रोत है, यानी कि इट इज़ एन एसेंशियल सोर्स फॉर एनर्जी फॉर इंटरनल कम्बशन फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट। ये यूज़ बता दिया। आपको बताइए किस किस में पेट्रोल डलता है, संभालो, पेट्रोल डीजल किस में डाला जाता है, वो सारी बातें डाल दो। फिर बेसिकली पेट्रोलियम के भंडार इंडिया में कहाँ हैं, तो असम में डिगबोई, नहरकाटिया तथा मोरान, ये महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र। असम के तीनों ABC, आपको एग्जाम में ABC लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख देना, ऐसा मैप में दिखाना है आपको, तो ABC नहीं लिखना, मैप के अंदर नाम लिखना है, ये डिगबोई, ये नहरकटिया और ये मोरान, ये असम के अंदर दिखाना है। बस ये प्रॉपर जरूरत नहीं है, बस लगभग ये असम वाला एरिया होगा। मार्क्स नहीं करते इन चीज़ों में, इफेक्टिव बहुत अच्छा मार्क्स मिलेंगे, इफेक्ट पड़ेगा टीचर पे। फिर बात आती है गुजरात की, तो गुजरात के अंदर वो है अंकलेश्वर, कालोल, महसाणा, नवागाम, कोसांबार, लुनेज, ये सारे एक ही जगह आसपास में ABCDEFG दिखा देना, पास का इलाका है। ये चीज़ें हो गई। फिर मुंबई हाई तो मुंबई में यही ऊपर दिखा देना। मुंबई को 1973 में खोजा गया और वहाँ पर 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। पेट्रोलियम का नोट लिखा है मैंने साइड में, ये बेसिकली पेट्रोल असम और गुजरात में बेसिकली पेट्रोल के भंडार है। फिर मुंबई हाई में भी, जो मुंबई में पड़ता है उसका जगह का नाम है मुंबई हाई, ये मुंबई में पड़ता है। 1973 में उस जगह को भी खोज लिया गया जहाँ पर पेट्रोल के भंडार मिले हैं, तो वो भी आप नीचे पॉइंट बना के या नोट बना के लिख देना, अच्छा आंसर बन जाएगा। ये थे, बहुत प्रॉपर है। फिर अभी पेट्रोलियम के 2-3 पॉइंट और देखेंगे कि कूपू से निकाला गया तेल, कूप होते हैं ना, यानी कि द ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वेल्स, कुएं बोल सकते हो, कूप या कुएं की बात है, तेल के कुएं होते हैं वैसे कुएं। अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से, मतलब डायरेक्ट तेल को जो निकाला जाता है कुओं से, उसको यूज़ नहीं कर सकते अपन, ये होता है थोड़ा गंदा, उसमें अशुद्धियाँ होती है, या फिर ऐसा मान लो अपरिष्कृत होता है, उसको फिर शुद्ध बनाया जाता है, इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है। द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेल्स इन अनरिफाइंड होता है एंड फ्यूल मेनी इंप्योरिटीज, बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ इसके अंदर होती है। इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, इसको डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, इट नीड्स टू बी रिफाइंड, इसको रिफाइंड किए जाने की ज़रूरत है। तो रिफाइंड करोगे तो दिमाग में आ रही कैसे करेंगे, भारत में रिफाइंड कैसे होता है तेल, तो भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं भारत में। हालांकि इसका मैप भी बनवाऊंगा मैं आपको, ये चीज़ें मैप के अंदर मिल जाएगी आपको, शानदार अलग से क्लास होगी मैप की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत के किन्हीं 3 या किन्हीं 4 या किसी 5 तेल शोधन कारखानों के नाम लिखिए या फिर मानचित्र में मैप में दर्शाइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं जो मैप बताऊंगा उसके बाद आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, उसको अच्छे से देख लेना। तो भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने, एक क्षेत्र आधारित, यानी कि एक जगह फिक्स एरिया वाइज। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑयल रिफाइंड्स इन इंडिया, रिफाइनरीज इन इंडिया, एक एरिया बेस्ड, दूसरा मार्केट बेस्ड, बाजार आधारित, बिल्कुल सही है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना जो है ना, जो भी अपन पढ़ा असम के अंदर जो भी है डिगबोई, वो है क्षेत्र आधारित। एक एग्जाम्पल लिख देना, ऐसा करना जैसे मैंने तो हालांकि यहाँ पर लाइन लिख दी है एज, आप चाहो तो इसको यहीं ब्रैकेट में लिख सकते हो। देखो ऐसे, जैसे ये लिखा आपने क्षेत्र आधारित यानी कि एरिया बेस्ड, और ब्रैकेट में लिख दो ऐसे एग्जाम्पल के ब्रैकेट में वो लिख देना डिगबोई तेल शोधन कारखाना असम, बस डिगबोई तेल शोधन कारखाना असम, यानी कि डिगबोई रिफाइनरी एंड ये दूसरी कौन सी, बरौनी है ना, बरौनी, हाँ बरौनी, ये है बरौनी जो है
वो इसका एग्जाम्पल है। बाजार आधारित है तो दोनों के एक एग्जाम्पल डाल देना। क्षेत्र आधारित डिगबोई असम है, असम वाला तेल शोधन कारखाना है, और मार्केट बेस्ड है वो है बरौनी। ठीक है, दोनों जो हैं तेल शोधन कारखाने जहाँ पर तेल को शुद्ध किया जाता है, प्योर किया जाता है। ईजी है। फिर बात करते हैं नंबर 3, प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेचुरल गैस। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस की जो काम करता है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि ऐसा मान लीजिए पब्लिक सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है। गेल, ठीक है, GAIL, हाँ ये रहा गेल। इसका मतलब है, ये पहली बात तो एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा इसको, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ये क्षेत्र कैसा है, ये कैसा उपक्रम है, ये कैसी इंस्टीट्यूशन है? तो ये पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और उसका विपणन, यानी कि ऐसा मान लीजिए कंप्लीट की उसको कैसे निकालना, कैसे यूज करना, सारा सिस्टम इसके हाथ में है। इसके लिए उपविपणन के लिए की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना तो यानी कि वो स्टेब्लिश इन 1984 एज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस। फिर गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है। जहां तेल है वहां गैस भी है, ये ध्यान रखना। तो गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ में प्राप्त कर लिया जाता है, ये काफ़ी फायदा हो गया। तो गैस इज ऑब्टेन अलॉन्ग विथ ऑयल इन ऑल ऑयल फील्ड्स। तीसरा, साथ ही अन्य भंडार लाइक तमिलनाडु के पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र, इनके जो कुछ अपरिचित मतलब वहाँ पर भी कुछ कुएं वगैरह खोदे गए हैं, या वैसा मान लीजिए वहाँ पर भी इनका कुछ भंडारण या कुछ स्टोरेज मिला है। कौन कौन सी जगह? अपना ओडिशा, तमिलनाडु का पूर्वी तट है, यानी कि जो आपका इसका ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और फिर आपका हो जाएगा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान और उसके आसपास में जितने भी वेल्स मिली है, कुएं वगैरह, गुजरात, महाराष्ट्र में सब में ये चीज़ें मिली है। वहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, ये चीज़ हो जाएगी। फिर बात आती है अपन ने, मैंने कहा था ना आज की क्लास जब शुरू हुई थी तो ये पॉइंट पढ़ा अपन ने, कौन सा? सेकंड, हाँ ये ऊर्जा संसाधन में नंबर फर्स्ट पॉइंट पढ़ा प्राकृतिक गैस, सॉरी वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इसमें अपन ने कोयला पढ़ लिया, और कोयला के बाद में अपन ने पढ़ा प्राकृतिक गैस, देख लो नंबर 1 ये पढ़ा। अब पढ़ा कोयला, फिर पढ़ा अपन ने पेट्रोलियम, और फिर पढ़ा अपन ने प्राकृतिक गैस। और अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, और उसको लेंगे अपन। देखो ये बहुत ईजी है ना, आराम से समझते हुए नोट्स बनाना। ये अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन, अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इसमें नंबर 1 लेंगे नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि अपन लेंगे इसमें न्यूक्लियर एनर्जी। तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण जो खनिज है वो है यूरेनियम और थोरियम, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर सुन लो, न्यूक्लियर एनर्जी की जब भी बात आए तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल जो यूज होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वो है प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूरेनियम एंड थोरियम। फिर वापस अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि यूरेनियम कहाँ मिलता है और थोरियम कहाँ मिलता है, या फिर यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, किन स्टेट में पाया जाता है, किन राज्यों में मिलता है या पाया जाता है, या थोरियम कौन से राज्यों में पाया जाता है। दोनों लिख दिया। ये तो यूरेनियम का है, ये जो पहला बॉक्स है ना ये यूरेनियम है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा ये स्पेस रह गया था तो मैंने लिख दिया है। राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, मध्य प्रदेश, ये तो राजस्थान के हो गया, ये तो राजस्थान के 3 जिले हो गए, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू 3 जिलों में मिलता है। और मध्य प्रदेश का दुर्ग जिला, एक ही जिला है मध्य प्रदेश का, MP का। और महाराष्ट्र का है भंडारा डिस्ट्रिक्ट, ये भंडारा डिस्ट्रिक्ट हो गया। और हिमाचल प्रदेश का है कुल्लू। ये बेसिकली इन राज्यों के इन जिलों में, ऐसा नहीं कि पूरा राजस्थान लिख दो, राजस्थान में फिक्स जिले हैं उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, मध्य प्रदेश में दुर्ग, महाराष्ट्र में भंडारा, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू। ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, उन स्टेट के साथ में लिखना है। यहाँ तो मिलता है यूरेनियम, यहाँ लिख देना यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम ऑल्सो फाउंड इन उदयपुर, वो लिखा दिया मैंने पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है थोरियम। ये थोरियम है। थोरियम कहाँ मिलता है? थोरियम मुख्यतः केरल का जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री इलाका है, तटीय क्षेत्र है वहाँ, और उसमें भी पुलिन बीच, जो पुलिन बीच है उसकी बालू में मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर सुन लो, थोरियम मुख्यतः केरल में मिलता है, इतना याद रख लो। केरल का भी तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया, लेकिन उसमें भी उसकी जो बालू है उसमें मोनाजाइट और इल्मेनाइट, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, उनसे प्राप्त, क्योंकि वहाँ मिलता है मोनाजाइट। अभी लिखाऊंगा आगे नेक्स्ट पॉइंट मोनाजाइट का, तो मोनाजाइट लिखा दूंगा अभी। मोनाजाइट और इल्मेनाइट से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये केरल की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देना साइड में, ये चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा है लेकिन नोट्स में लिखनी है। मोनाजाइट के बारे में लिखा हुआ है,
नोट करके भी लिख सकते हो, नोट बना लेना इसको, थोड़ा इफेक्टिव आंसर बन जाएगा। नोट क्या है कि विश्व में सबसे समृद्ध मोनाजाइट जो मिलता है उसके निक्षेप केरल के पालाकाड तथा कोल्लाम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा में महानदी के नदी डेल्टा में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बेस्ट, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख देना, क्योंकि अभी मैंने बात की थी ना मोनाजाइट की, वो चीज़ को मोनाजाइट से ही जो है इसको निकाला जाता है, थोरियम को मोनाजाइट से निकाला जाता है थोरियम को। और सबसे बेस्ट थोरियम समृद्ध क्षेत्र कौन से, तो वो केरल का है पालाकाड और कोल्लाम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और ओडिशा का आपका हो गया महानदी। ठीक है, याद रख लेना। द वर्ल्ड रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट आर फाउंड इन द पालाकाड एंड कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड महानदी रिवर डेल्टा इन ओडिशा। और ये भी नोट करके लिख देना साइड में कहीं पर, ये दोनों ही नोट है, दोनों ही क्या है, नोट है। ज़्यादा इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए मैंने इसको पॉइंट को लिखा है, दोनों को आप नोट बना के लिख सकते हो और फिर कंटिन्यू आंसर वापस ये पॉइंट आ ही जाएगा कि महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं कौन कौन सी थी। तारापुर जो महाराष्ट्र में, कोटा के पास में राउतबाटा राजस्थान केंद्र है, और कलपकड़म तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटक, काकरापाड़ गुजरात। ये वहाँ पर बेसिकली जो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं भारत में, कौन कौन से, जो मैंने अभी बोल दिए ये बेसिकली। अब एक ही जो नोट छोड़ा मैंने, ये क्या है, एक्चुअल में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, और फिर जो है 1954 में ट्रोम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद में, जिसे बाद में 1967 में अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः इसका नाम चेंज कर दिया गया था। क्लास 10th में पढ़ लिया था ये बात, तो बस वही चीज़ है एटॉमिक रिसर्च वाली। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, वाज फॉलोड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रोम्बे एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन 1954, ईयर मैच कर लेना, बिल्कुल सही है। विच वॉज लेटर इन 1967 रीनेम्ड इसका कर दिया गया एज रिसर्च सेंटर, इसका नाम क्या कर दिया गया, अनुसंधान केंद्र, एक रिसर्च सेंटर कर दिया 1967 के अंदर इसका नाम चेंज करके। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें अपन को जैसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि नाभिकीय ऊर्जा पे कुछ बातें लिखो, तो 1 2 3 पॉइंट तो ये, और चौथा पॉइंट ये चौथा पॉइंट, बस 4 पॉइंट लिखने हैं और वो दोनों नोट करके लिखना है, नोट कुछ खास इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, ये बात है। फिर बात आती है सौर ऊर्जा की, सोलर एनर्जी की। तो सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन 2 प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वो हैं फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। 1 मार्क्स तो यही तैयार हो गया। सौर ऊर्जा को काम में अगर लेना है तो उसके लिए भाई सीधी सी बात है, धूप से अपन को ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, धूप सनलाइट से अपन लाइट पैदा कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, इतने दिन कर लेते फिर तो कुछ तो टेक्नोलॉजी है ना वहाँ पर, तभी तो उसको कन्वर्ट कर रहा है लाइट में, है ना। तो इसके लिए बेसिकली जो 2 काम करता है, फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय। ठीक है ना, ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस विच आर कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी आर फोटोवोल्टाइक सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। ये 1 मार्क्स तैयार हो गया। फिर सौर ऊर्जा का क्या यूज़ है, कितना % प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रहा है, क्या है वो चीज़ देखते हैं। सौर ऊर्जा जो है ना वो कोयला और तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक, और नाभिकीय जो भी पड़े अपने न्यूक्लियर एनर्जी उनसे 10% ज़्यादा इफेक्टिव है। ज़बरदस्त चीज़ है ये, ध्यान से समझो। सोलर पावर इज 7% मोर एफिशिएंट देन कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट आर एंड 10% मोर एफिशिएंट इफेक्टिव देन न्यूक्लियर पावर। इन दोनों से, न्यूक्लियर पावर से 10% ज़्यादा प्रभावी है, इफेक्टिव है, और 7% है आपके सोलर से, सौर ऊर्जा से। ठीक है, और इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, तो ये सामान्यतः जो हीटर होते हैं ना, हीटर, या फिर जो क्रॉप ड्रायर होते हैं, फसल को शुष्क बनाते हैं, सुखाने वाले शुष्क जो होते हैं, और कुकर जो होते हैं, कुकर्स, इन जैसे उपकरणों में इसको ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर एप्लायंस आर हीटर्स, क्रॉप ड्रायर्स एंड कुकर्स एक्सेट्रा। कहाँ इसके बेसिकली जो इसके कहाँ संभावना है, पॉसिबिलिटी है सौर ऊर्जा की, तो बेसिकली वहाँ जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती हो, खुले खेत हो, तो वो अपना राजस्थान का पश्चिम भाग और गुजरात का पोर्शन आ जाता है। तो भारत के पश्चिम भागों में, गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावनाएं है, मतलब कि देयर आर मोर पॉसिबिलिटीज़ है वो डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो भारत का पश्चिम क्षेत्र है। ये सौर ऊर्जा की बात होगी। बात करते हैं पवन ऊर्जा की, विंड एनर्जी की। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से, आपको पता है पवन ऊर्जा बिल्कुल पोल्यूशन है ही नहीं, जीरो पोल्यूशन, पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असामान्य स्रोत है। विंड एनर्जी इज कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन, जानते हो बड़े बड़े टरबाइन जो होते हैं समुद्रों के पास में लगते हैं, बड़े बड़े पंखे वाले, वैसे टरबाइन
के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय मीन्स ऑफ ए टरबाइन। फिर पवन ऊर्जा के लिए कौन कौन से स्टेट माने जाते हैं बेस्ट, जहाँ पर कौन सी लोकेशन है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ ऐसा है कि वहाँ पर पवन ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट फॉर विंड एनर्जी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, बात करते हैं ज्वारीय तरंग ऊर्जा की, टाइडल या फिर वेव एनर्जी की। तो महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडार। अगर आपको पता महासागरों की जो धाराएं हैं उनसे कितनी एनर्जी प्राप्त कर लो आप, कहते हैं ना अनलिमिटेड है, भंडार है वहाँ पर। तो ओशियन करंट्स आर अनलिमिटेड स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, है कि नहीं है, और वहाँ से यही प्राप्त की जाती है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही एवरेज ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि इतनी क्यों ना उसको यूज़ किया जाए, उन हवाओं को, उन महासागरीय धाराओं को क्यों ना यूज़ किया जाए, इसलिए हम प्रयास करें 17वीं 18वीं सेंचुरी से। ठीक है, सिंस 17 अर्ली 18 सेंचुरीज देयर हैव बीन ongoing efforts to build energy system और persistent tidal wave and ocean currents। भारत के पश्चिमी तट पर जो है वो वृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है, जो हमारा जो बेसिकली लार्ज टाइडल वेव्स ऑफ जनरल ऑन द वेस्ट कोस्ट, जो इंडिया का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर बेसिकली ये इसकी संभावनाएं हैं। फिर भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। तो जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है, देखा होगा जब लावा मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक क्यों न उस हीट को, इस भयंकर इस ताप को क्यों न काम में ले लिया जाए, तो इसको सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तो कहते हैं ना भू तापीय, मतलब जमीन का ताप, उसको क्यों न काम में ले लिया जाए। When magma emerges from the Earth's core, a lot of heat is released. This heat energy can be successfully harnessed and converted into electric energy। उसको क्यों नहीं बिजली पैदा कर ली जाए उससे। इसे लोकप्रिय रूप से भूतापीय ऊर्जा के नाम से भी कहते हैं, फेमस है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज जियोथर्मल एनर्जी, इसके नाम से भी जाना जाता है। और भारत में अगर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इसके जो है काम चल रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। एक नोट है जो आपके 2 मार्क्स में आ सकता है कि भूमिगत ताप के उपयोग का जो पहला सफल प्रयास किया गया था भूतापीय ऊर्जा का, जो भी अपन पढ़े थे, वो हुआ था 1890 में। और कौन सा शहर था? बोइजे शहर था। बोइजे शहर की जगह थी इडाहो, जो यूएसए के अंदर पड़ता है, उसमें हुआ था, जहाँ आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र बिछाया था, पूरा नेटवर्क बिछा दिया था। और ये संयंत्र अभी भी काम कर रहा है। ये 1 मार्क्स में वर्ल्ड लेवल का वैसे तो, लेकिन ये भी अपन लिख लेंगे 1890 में। फिर छठा है जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। तो जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि के अवशेष, ये जो जितने आजकल जो शुरू हुआ है, ये जितने भी ये अपने घरों का कचरा है, खेती, किसान जो खेती करते हैं उनका जैव, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली के आसपास के यूपी हरियाणा वाले जो किसान जो होते हैं अपनी खेती बाड़ी करते हैं, तो खूब सारी जो पराली होती है उसको जलाते हैं, उससे बहुत भयंकर धुआं निकलता है, अपशिष्ट बहुत, वो उनके किसानों काम नहीं आते। तो इसलिए उन सब कृषि अवशेष को, या नगर पालिका की जितना भी अपना पूरी कॉलोनी या कचरा वचरा गंदगी जो होती है, उनको सब अपशिष्टों को शामिल करके इसका यूज़ किया जाता है। बायो एनर्जी इज कॉल्ड द एनर्जी दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड एग्रीकल्चर रिसाइड्स, म्यूनिसिपैलिटी इंडस्ट्रीज एंड अदर वेस्ट। उन सबको मिला के, उन सब का यूज़ करके जैव ऊर्जा बनाई जाती है। और इसमें विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा तथा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल तीनों में यूज किया जा सकता है। चाहो तो बिजली पैदा कर लो, चाहे तो टेम्परेचर मतलब ताप ऊर्जा बना लो, चाहो तो इसको यूज़ कर लो खाने के लिए। ठीक है, खाना बनाने के लिए, सॉरी, खाना पकाने के लिए। इट विल प्रोसेस वेस्ट एंड गार्बेज एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अच्छा, ये नहीं पड़ा। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड गैस फॉर कुकिंग। बिल्कुल बना सकते हो। ये अपशिष्ट और कूड़ा कचरा प्रकमित करेगा, बिल्कुल पर्यावरण घटेगा। अब गंदगी अगर यूज होने लग जाएगी तो फिर गंदगी रहेगी नहीं, पर्यावरण प्रदूषण एकदम शुद्ध हो जाएगा। और बहुत ही अच्छी काम है ये भी हमारी सरकार ने, खूब पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन हाँ अगर ऐसा प्रॉपर सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। नगर पालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी एक परियोजना नई दिल्ली में सबसे पहले ओखला में स्थित है। ठीक है, और समझ सकते हो ये वहाँ की आम आदमी जो भी पार्टी की सरकार है उसके भी, उनको भी श्रेय जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रयास वहाँ पर किया गया है। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया, ओखला में स्थित है ऐसी परियोजना। एक परियोजना चल रही है और अभी जो एट प्रेजेंट सरकार है वो भी इस पर अच्छा काम कर रही है, ओखला के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, ओखला में। ठीक है, और फिर लास्ट टॉपिक आज का कि खनिज संसाधनों के संरक्षण के क्या उपाय हैं।
मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, क्या क्या आपकी तरफ से कोई सुझाव दीजिए कि इन खनिज संसाधनों को बचा लिया जाए। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है हमारे पास में, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन, तरंग, भूतापीय, इनको ऐसा में स्रोत है, अतः इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। भाई पेट्रोल डीजल ये खत्म होने जा रहे हैं, तो क्यों ना ये हमारे, इनका तो कोई एंड नहीं है, तो अनलिमिटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ करो। यानी कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड, वेव, जियोथर्मल एक्सेट्रा, अनएक्सप्लोरेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, देयरफॉर दे शुड बी डेवलप्ड मोर एंड मोर। इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, पोल्यूशन फ्री भी है। तभी तो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल चल गए, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ करेंगे बढ़िया है। दूसरा, धात्विक खनिजों के मामले में छाजन धातुओं का उपयोग करें, ठीक है, छाजन, और धातुओं का पुनर्चक्रण संभव कर सकता है, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, जिस धातु जिनमें भारत के भंडार बहुत अपर्याप्त है, ज़्यादा नहीं है, अपर्याप्त है, इसलिए छाजन धातुओं का प्रयोग करें कि जिनको अपन यूज, छाजन का मतलब जिनको अपन वापस से यूज़ कर सकें। कुछ ऐसे मेटल्स या धातुएं होती है जिनका रीयूज हो, तो जैसे कि तांबा और सीसा और जस्ता, ये चीज़ें। तीसरा, अति अल्प धातुओं के लिए प्रतिष्ठानों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है। सामरिक और अत्यल्प खनिजों के निर्यात को घटना चाहिए, ताकि वर्तमान जो आरक्षित भंडार है वो लंबे समय तक उनका प्रयोग किया जा सके, उनको बचाया जा सके। ये चीज़ें हैं, कुछ 3-4 अपने मन से लिख देना, वो उतना नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि क्वेश्चन तो कोयले पे, लोहे पे, इनसे आएगा, लेकिन मैंने ऐसे छोटा सा टॉपिक तलाश में ले लिया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बड़े शानदार तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया है। और इसमें बेसिकली आएगा क्या क्या, एक तो इसमें मैप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अपने 2 तो पार्ट बनाए, ठीक है, 2 पार्ट्स में तो अपने इसके नोट्स बना लिए, और 2 ही पार्ट्स इसके अंदर, 2 ही पार्ट्स बनेंगे इसके, वो बनेंगे आपके मैप के, यानी 2 मैप बनेंगे। एक मैप अपलोड कर दिया गया है, एक अभी मॉर्निंग में आपको फिर मिल जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर ये अपना कंप्लीट, 2 पार्ट मैप के बने, 2 सेशन अपने मैप के चले, दोनों आपने अच्छे से देख लिया होगा, खाली मैप ले आए होंगे और आपने भर भी लिया होगा, और 2 हाथों हाथ नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। तो बहुत ही शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज कंप्लीट होता है, ठीक है।